दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आरएसएस और बीजेपी का जो विवाद है वो सुलझता नहीं नजर आ रहा है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, आरएसएस और बीजेपी का विवाद गहराता जा रहा है। आखिर आरएसएस जो एक तरीके से बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन है और हर मसले पर बीजेपी का सहयोग करती है, अगर सरकार बनती है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका आरएसएस की होती है। उस आरएसएस और बीजेपी में आखिर ये जो विवाद है ये क्यों सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और अगर विवाद है तो किस बात का विवाद है, आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दरअसल आरएसएस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू कहे जा सकते हैं। आरएसएस 100 साल से पुरानी संस्था है और आरएसएस ने ही बीजेपी को एक तरीके से खड़ा किया, बनाया। हालांकि आज बीजेपी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है और पहली बार 75 साल के इतिहास में 10 साल से ज्यादा की सरकार केंद्र में चला चुकी है। और आज की तारीख में जितने राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं इससे पहले नहीं रही, और इसका क्रेडिट मोदी और अमित शाह की जोड़ी को जाता है। मतलब अगर सरकार तीसरी टर्म भाजपा की भारत में बनी है और कई राज्यों में सरकारें हैं तो इसका क्रेडिट मोदी और अमित शाह को की जोड़ी को लोग देते हैं और दिया भी जाना चाहिए। लेकिन तो क्या आरएसएस की नहीं चल रही है, या आरएसएस बैकडोर से सिर्फ बीजेपी की सरकारें बनवा रहा है, या फिर मोदी अमित शाह की जोड़ी की वजह से ही ये सरकार बनी हुई है? ये बहुत बड़े सवाल हैं। दरअसल आरएसएस जो है इधर महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मनमानी कर रही है और आरएसएस के लोगों को वो महत्व नहीं मिल रहा है जो महत्व मिलना चाहिए। इसी वजह से आरएसएस बार बार बीजेपी पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है और जो चाहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका बने। संगठन मंत्री तो उसका होता ही होता है, लेकिन संघ की मर्जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा वो क्यों चाह रहा है। दरअसल जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और 2014 का जब चुनाव होता है उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह होते हैं और राजनाथ सिंह का चयन भी संघ ने किया था और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे इसका भी चयन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होते हैं और वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार पहली बार बनाती है। संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच नजदीकियां उसी तरह की बनी रहती हैं, लेकिन जब राजनाथ सिंह से बात की जाती है और पूछा जाता है कि भाई आप अध्यक्ष बने रहेंगे या केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होंगे, आरएसएस चाहता था कि राजनाथ सिंह केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो जाए और आरएसएस इसी वजह से नंबर 2 की हैसियत राजनाथ सिंह को 2014 की कैबिनेट में मिलती है और 2014 की कैबिनेट में वो गृह मंत्री बनाए जाते हैं। लेकिन यहीं पर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो सरकार में तो सेकंड नंबर की कुर्सी हम राजनाथ सिंह को दे देते हैं, लेकिन जो संगठन में पहले नंबर की कुर्सी है वो हमारे सबसे खास अमित शाह के पास रहेगी। संघ इस पर तैयार हो जाता है थोड़ी नानुकुर के बाद और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। 5 साल सरकार चलती है और राजनाथ सिंह सेकंड मैन तो होते हैं, लेकिन पूरी सरकार में नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी की चलती है
तो वो थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। 5 साल का वक्त गुजरता है, 2019 का समय आ जाता है और 2019 में चुनाव होता है और 2019 से चुनाव से पहले पुलवामा की घटना होती है। हालांकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो पोजीशन थी वो अच्छी नहीं होती है, लेकिन पुलवामा कांड के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के लोगों में ऐसा लगता है कि मोदी जी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार 303 सीट के साथ सरकार बनती है 2019 में। जब सरकार बनती है तो इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं अमित शाह, उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है और उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाता है। मतलब राजनाथ सिंह से गृह मंत्रालय वापस लिया जाता है और अमित भाई शाह को गृह मंत्री बनाया जाता है और राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जब अध्यक्ष के चयन की बात आती है तो जगत प्रकाश नड्डा का नाम आता है। जेपी नड्डा अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन जो भाजपा का मुख्यालय है उस मुख्यालय में जो 5वें तल्ले पर अध्यक्ष का ऑफिस बना हुआ है, उस ऑफिस पर कब्जा अमित भाई शाह का ही रहता है। जेपी नड्डा को ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा दे दिया जाता है, एक अच्छा सा चैम्बर दे दिया जाता है और वहां उनके स्टाफ के बैठने की व्यवस्था होती है। मतलब अध्यक्ष की कुर्सी पर जेपी नड्डा तो बैठ जाते हैं, लेकिन जेपी नड्डा साहब 5म तल पर नहीं बैठते हैं। वो अलग से उनके लिए कमरा दिया जाता है प्रथम तल ग्राउंड फ्लोर पर और नड्डा साहब अध्यक्ष का पूरा काम वहीं से संभालते हैं। नड्डा साहब का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया जाता है। बीजेपी में नियम है कि 2 साल से 2 साल मतलब 4 साल तक के लिए कोई व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकता है। नड्डा साहब का कार्यकाल पूरा हो जाता है, लेकिन उनकी कुर्सी नहीं जाती है। कहा जाता है कि नड्डा साहब बने रहेंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव कराएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव आता है और लोकसभा चुनाव भी बीत जाता है। उसके बाद ये होता है कि नड्डा साहब की जगह किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन अध्यक्ष कोई नहीं बनता है और कई और चुनाव हो जाते हैं। फिर दिल्ली चुनाव से पहले चर्चा चलती है कि अब तो अध्यक्ष का फैसला हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी नड्डा साहब का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है दिल्ली चुनाव तक के लिए। दिल्ली का चुनाव खत्म हो जाता है और दिल्ली के चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बनता है, बल्कि जेपी नड्डा साहब का जो कार्यकाल है अनिश्चित काल के लिए एक बार फिर बढ़ा दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या जेपी नड्डा कार्यवाहक अध्यक्ष बने रहेंगे? जेपी नड्डा साहब इस समय मंत्री भी हैं केंद्र में और महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभालते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जेपी नड्डा साहब एक समझिए डाकिये की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी में है। मोदी और अमित शाह, मोदी भी नहीं खासकर अमित शाह जो फैसला लेते हैं उस फैसले का संगठन में इंप्लीमेंटेशन करने का काम जेपी नड्डा साहब का है। अब दिल्ली चुनाव के बाद जो संघ है वो इसमें लग गया कि हमारा जो व्यक्ति होगा, हम जिसे चाहते हैं उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि 2024 के चुनाव के बाद से ही संघ चाहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी मर्जी का हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संघ की मर्जी एक ही है, संजय विनायक जोशी। बीजेपी में अमित शाह और मोदी ये दोनों संजय जोशी के नाम पर तैयार नहीं हो रहे हैं और इसी वजह से लगातार डेट पर डेट जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल बढ़ता जा रहा है। दरअसल मोदी से संजय विनायक जोशी की अदावत बहुत पुरानी है, उस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं।
आज के वीडियो में सिर्फ हम इतनी बात कर रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो युद्ध है वो कहां जाकर के रुकेगा, जो झगड़ा है वो कहां जाकर के रुकेगा। दरअसल हो ये रहा है कि अभी अभी खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन मंत्री आरएसएस भेजता है उसे भेजने से आरएसएस ने मना कर दिया है, फैसला लिया है कि अब बीजेपी में संगठन मंत्री नहीं भेजा जाएगा। आपको बताएं कि संगठन मंत्री करता क्या है। जितना भी इलेक्शन प्रबंधन का कार्य होता है पूरे देश में और टिकट फाइनल करने का काम होता है, ये सारा काम जो संगठन मंत्री होता है वही करता है। संगठन मंत्री की शुरुआत जिले से होती है, फिर क्षेत्र में होती है, फिर प्रदेश में होती है और फिर उसके बाद देश में होती है। मतलब हर लेवल पर जहां भी बीजेपी का पदाधिकारी है वहां पर आरएसएस का एक संगठन मंत्री है। देश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जरूर हैं, लेकिन संगठन मंत्री बीएल संतोष की हैं और उत्तर प्रदेश में संगठन मंत्री धर्मपाल हैं। इसी तरीके से हर क्षेत्र में संगठन मंत्री हैं, क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, उसके बाद जिले के संगठन मंत्री हैं जिनका पूरे जिले में नियंत्रण होता है। और ये जो संगठन मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति संघ करता है, बीजेपी का जो नेतृत्व होता है उससे चर्चा करने के बाद। और ये जो प्रचारक लेवल के लोग होते हैं और ये जो प्रचारक होते हैं ये सभी शादीशुदा नहीं होते हैं। इसी वजह से ये जितने भी प्रचारक होते हैं ये प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 घंटे काम करते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सत्ता में आए या सत्ता में है तो बनी रहे, इसकी रणनीति ये बनाए रहते हैं। सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक संगठन मंत्री रहते हैं, आज की तारीख में वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं। अब जो संगठन मंत्री हैं जी बीएल संतोष हैं, उत्तर प्रदेश में धर्मपाल हैं, इसी तरीके से और जिलों में जो संगठन मंत्री हैं, तो क्या आरएसएस इन सभी को वापस बुला लेगा? कई संगठन मंत्रियों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, बीएल संतोष का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो क्या बीएल संतोष के साथ जितने भी संगठन मंत्री हैं वो उन्हें संघ वापस बुला लेगा? और अगर संघ उन्हें वापस बुला लेता है तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो पूरा मैनेजमेंट है ये कौन करेगा? ये बीजेपी को नए सिरे से इस पर सोचना पड़ेगा। तो क्या संघ और बीजेपी के बीच अध्यक्ष पद को लेकर तकरार इतनी बढ़ गई है कि अब दोनों आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है? बीजेपी को ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद संघ की कोई जरूरत उसे नहीं है। बीजेपी को लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से देश में मोदी के फेवर में एक अलग तरह का माहौल है और जहां कहीं भी चुनाव होंगे, जैसे अभी बिहार में चुनाव होने हैं और अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, और इन दोनों जगह पर बीजेपी वापस आ जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की बदौलत। बहरहाल अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर का कितना असर पेनिट्रेट किया है पब्लिक में, लेकिन अगर संघ भारतीय जनता पार्टी से अपने जो वर्कर हैं, अपने जो प्रचारक हैं, उन्हें वापस बुलाता है तो बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि संघ के कार्यकर्ता हर गांव में हैं और अगर किसी गांव में नहीं है तो शहरी इलाके में तो पूरी तरह से हैं। और भारतीय जनता पार्टी को इसी वजह से शहरी इलाके की पार्टी कहा जाता रहा है, क्योंकि वही जो संघ के कार्यकर्ता होते हैं वो वोटर को अपने यहां से मतलब निकाल करके ले आते हैं और वोट पोल कराते हैं, वही संघ के वर्कर। अगर वो संघ के वर्कर नहीं लगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में क्या स्थिति होगी ये समझा जा सकता है। और कहा तो ये भी जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में
जो जेपी नड्डा का एक इंटरव्यू आया था, उस इंटरव्यू में जेपी नड्डा साहब ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी हो गई है, उसे संघ की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि इसी के बाद संघ ने निचले लेवल पर वोटर को निकालने का काम नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से 239-40 सीटों पर सिमट गई। बहरहाल ये तो कहा जा रहा है और रिजल्ट के बाद ये बातें कही जाने लगी थी, लेकिन अगर संगठन में जो प्रचारक भेजे गए हैं आरएसएस की तरफ से, अगर उनको वापस बुला लिया जाता है तो बीजेपी की क्या हालत होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो विवाद है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सब कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी को बना दिया जाए, जिसे भारत संघ चाहता है, तो शायद ये विवाद समाप्त हो जाए। लेकिन ये कब होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मन से राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करेगी या फिर संजय जोशी जिसे आरएसएस चाहता है उसे बनाएगी, इसका इंतजार रहेगा।